ट्यूमर सप्रेसर जीन का ही तो होते हैं वो आगे। जो आपका ट्यूमर सप्रेसर जीन होता है ना, उसमें दो टाइप बनाए गए हैं आपके, है ना। एक तो कौन सा है, गेट कीपर, और एक दूसरा कौन सा था, केयर टेकर वाला। तो केयर टेकर के अंदर तो क्या हो रही थी, प्रोटीन क्या हो रही थी, शामिल हो रही थी। क्या हो रही थी, प्रोटीन क्या थी, शामिल हो रही थी। उसके अंदर आपने नाम सुना होगा एमएसएच कार, इस प्रकार से नाम सुना था क्या, एमएसएच एक्सपी वगैरह नाम बताया था मैंने आपको, ब्रेका BRCA, इस प्रकार से। तो वहां तो होते हैं प्रोटीन इनवॉल्व, जो डबल स्टैंड ब्रेक भी लगा सकती हैं और सिंगल स्टैंड ब्रेक भी लगा सकती है, मतलब रिपेयर पाथवे के अंदर काम करती हैं वो। पहला अपन किसके बारे में पढ़ेंगे, इस गेट कीपर जीन के बारे में। तो ये गेट कीपर जीन क्या काम करते हैं बताओ, सेल प्रोलिफरेशन को क्या करेंगे, इनहिबिट करेंगे। क्या करेंगे, इनहिबिट करवाने का काम करते हैं। सेल को ज्यादा प्रोलिफरेट नहीं होने देते, क्योंकि ये किसके पार्ट है, ट्यूमर सप्रेसर का। किसका है, ट्यूमर सप्रेसर का। तो ट्यूमर सप्रेसर का काम करेगा, ट्यूमर को सप्रेस करने का तो काम करता है, तो सेल को ज्यादा प्रोलिफरेट नहीं होने देता है, इसको इनहिबिट करके रखता है नॉर्मल कंडीशन के अंदर। तो नॉर्मल कंडीशन में ध्यान रखना आपको कि जो गेट कीपर जीन होता है वो क्या करेगा, ग्रोथ को इनहिबिट करेगा, सेल के प्रोलिफरेशन को रोकने का काम करेगा। इसके अंदर अपन एग्जाम्पल पढ़ेंगे, और ये एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले अपन किसके बारे में पढ़ेंगे, रेटिनोब्लास्टिमा के बारे में। मैंने स्टार्टिंग में बताया था रेटिनोब्लास्टिमा क्या करवाता है, आई ट्यूमर। क्या करवाता है, ये आई ट्यूमर करवाता है। ये जो रेटिनोब्लास्टिमा होता है वो क्या काम करता है, देखो ये कंट्रोल करता है किसको, G1S ट्रांजिशन को। आप G1 फेज से कहाँ पे जाओगे, एस फेज में जाओगे। तो जो ट्रांजिशन फेज आती है ना, मतलब G1 तो कंप्लीट हो गई और एस फेज क्या होने वाली है, स्टार्ट, उसको क्या बोलते हैं अपन, ट्रांजिशन। तो G1S को जो ट्रांजिशन स्टेट होती है उसको क्या करता है, ये कंट्रोल करता है। कौन, आपका आरबी। तो आरबी का काम समझ में आ गया क्या, G1S ट्रांजिशन फेज को क्या करेगा, ये कंट्रोल करने का काम करता है। यदि इसके अंदर म्यूटेशन हो जाए, किसके अंदर, आरबी के अंदर, तो म्यूटेशन होने के बाद में क्या हो जाएगा, आई ट्यूमर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आई ट्यूमर। और भी बहुत सारे ट्यूमर हो सकते हैं, जैसे कि सार्कोमा, आपके मसल्स बोन का हो गया ना। इसके अलावा ब्रेस्ट कैंसर, इसके अलावा ब्लैडर कैंसर हो जाएगा, इसके अलावा लिवर कैंसर और कार्सिनोमा जैसे कैंसर आपको हो जाएंगे। लेकिन स्पेशल कौन सा है, आई कैंसर। समझ में आ गया। तो रेटिनोब्लास्टिमा का मेन काम क्या होता है, G1S ट्रांजिशन को कंट्रोल करना। जब इसके अंदर म्यूटेशन हो जाएगा तो ये क्या काम करता है, आई कैंसर कर देता है। नॉर्मल कंडीशन के अंदर देखो क्या होता है, नॉर्मल कंडीशन के अंदर G1 फेज होती है, G1S G2M इस प्रकार से फेज होती है। तो G1 फेज के अंदर जो रेटिनोब्लास्टिमा है ये किसको ब्लॉक करके रखता है, E2F को। किसको रखता है, E2F को। ये क्या करवाता है, ग्रोथ करवाता है। क्या करवाता है, E2F आवा क्या करवाता है, ग्रोथ करवाएगा। अब रेटिनोब्लास्टिमा इसको क्या कर दिया है, ब्लॉक कर दिया है। तो बताओ ग्रोथ होगी क्या, नहीं होगी, नहीं होगी ना। क्योंकि देखो इसका काम ही क्या है रेटिनोब्लास्टिमा का, ये किस में आता है आपका, गेट कीपर में। और ये क्या काम करवाते हैं, सेल प्रोलिफरेशन को क्या करेंगे, इनहिबिट करेंगे। तो ये तो इनहिबिट ही कर रहा है, क्योंकि ग्रोथ करवाने है वाला है नहीं है E2F। तो इस ग्रोथ फैक्टर को क्या करता है, ये इनहिबिट करके रखता है नॉर्मल कंडीशन के अंदर। और कौन सी फेज के अंदर, G1 के अंदर। तो G1 के अंदर आपका जो आरबी होता है वो E2F को क्या करके रखता है, ब्लॉक, जिससे कि सेल का प्रोलिफरेशन नहीं होता है। आरटी के पाथवे एक्टिव होगा, क्या होगा, आरटी के पाथवे पढ़ लिया आपने, रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज। उसके अंदर जो प्रोटीन आती है वो क्या करवाती हैं, सेल को प्रोलिफरेट तो करवाती हैं। और आपने वहां पे पढ़ा था आपने रास में पाथवे, उसमें बहुत सारी प्रोटीनों को आपने एक्टिवेट करवाया था, जैसे ग्रेब हो गया, सोस हो गया, रास हो गया, राफ, ARK, मेक, इस प्रकार से प्रोटीन थी वहां पर। जिससे क्या हो रहा था, फोस जून मिक का फोस्फोराइलेशन हो रहा था, जिससे सेल क्या हो रही थी, G1 से कहाँ पे जा रही थी, एस फेज में, जिससे सेल का डिवीजन क्या हो रहा था, बढ़ रहा था, सेल प्रोलिफरेशन क्या हो रहा था, बढ़ रहा था। ऐसे तो हो रहा था उसके अंदर। तो यहाँ पर कौन आएंगे अब, ग्रोथ फैक्टर, क्योंकि आरटी के पास में ग्रोथ फैक्टर तो आते हैं, जैसे आपका EGF हो गया, FGF हो गया। तो ग्रोथ फैक्टर आएंगे। यहाँ पर कौन काम करता है, CDK और साइक्लिन। अब सेल साइकिल के अंदर पढ़ोगे CDK बहुत सारे होते हैं और साइक्लिन भी बहुत सारे होते हैं, जैसे कि CDK4 हो गया, CDK6 हो गया, है ना, CDK2 हो गया, इस प्रकार से। साइक्लिन भी बहुत सारे आते हैं आपके सेल साइकिल में, जैसे D हो गया, E हो गया, A हो गया, B हो गया, ऐसे। तो सेल साइकिल टॉपिक पढ़ोगे ना तो वहाँ पर CDK और साइक्लिन पढ़ाया जाएगा आपको कि इनके क्या काम होते हैं।
तो CDK4 और साइक्लिन डी ये कहाँ पे काम करते हैं? G1 फेज में काम करते हैं। कहाँ पे काम करते हैं? G1 फेज में। और ये किसको ब्लॉक करते हैं? रेटिनोब्लास्टिमा को। क्या करते हैं? रेटिनोब्लास्टिमा को। आपको पता है CDK4 और 6 ये दोनों कहाँ पे काम करते हैं? G1 में। और साइक्लिन डी कहाँ पे काम करता है? ये भी G1 में। समझ में आ गई क्या बात? तो ये दोनों क्या कर देंगे? आपके रेटिनोब्लास्टिमा को क्या कर देंगे? ब्लॉक कर देंगे। क्या कर देंगे? ब्लॉक। क्योंकि ये क्या है? ग्रोथ करवाएंगे। क्या करवाएंगे? ये सेल की ग्रोथ करवाते हैं ये साइक्लिन और CDKs। तो रेटिनोब्लास्टिमा क्या हो गया? अब ब्लॉक हो गया। तो ये ब्लॉक हो गया तो इसको ब्लॉक कर पाएगा क्या? तो सेल का क्या होगा? प्रोलिफरेशन। और क्या होता है देखो यहाँ पर किसको एक्टिवेट करवाया जाएगा? E2F को। किसको? E2F को। और ये एक्टिव होने के बाद में क्या करता है? साइक्लिन E बनाता है। क्या बनाता है? साइक्लिन E। और साइक्लिन E क्या काम करता है आपका? सेल के प्रोलिफरेशन को स्टिमुलेट करता है। देखो आपने ये नाम सुना है क्या आपने? सेल साइकिल पढ़ ली क्या आपने? यदि सेल साइकिल पढ़ ली तभी समझ में आएंगी या नहीं तो नहीं आएंगी। देखो आपने इस प्रकार से पढ़ा होगा कि जो G1 होती है एक तो एक कौन सी होती है? S। एक कौन सी होती है? G2 और एक M। इस प्रकार से काम करते हैं ये। यहाँ पर जो CDK होते हैं वो कौन सा होता है इसके अंदर? इसके अंदर तो 4 6 2 2 1 इस प्रकार से होता था ना। ये तो काम करते हैं आपके कौन? CDK। और यहाँ पर कौन काम करता है आपका? DEAB ये साइक्लिन। ऐसे समझ आएगा ना? मेरे हिसाब से ऐसे ही काम करते हैं ये। तो आपके जीवन में कौन काम करते हैं? CDK4 6 और साइक्लिन डी। तो देखो यार CDK4 और ये क्या है? डी। फिर एस फेज के अंदर कौन काम करता है आपका? साइक्लिन E। तो G1 से कहाँ पे आ गई फेज? अरे आपने जब रास में पाथवे पढ़ा था उसमें प्रोडक्ट में क्या बताया था मैंने आपको कि G1 से सॉरी आपकी सेल कहाँ से G1 से कहाँ पे जाएगी? एस फेज में जाएगी। तो G1 में तो देखो कौन है? 4 6 और D है। तो ये तो रहा 4 और ये क्या है? D। ये तो किसके बाद चल रही है? G1 की। और G1 से कहाँ पे आएगी भी? तो एस में बताओ क्या बनेगा? साइक्लिन। तो यही साइक्लिन डी बन गया। समझ में आ गया क्या? अब ये साइक्लिन ए कैसे बनता है और साइक्लिन डी कैसे बनता है सब वहां पे बताए जाएंगे आपको। समझ में आ गया? तो ध्यान रखना G1 फेज के अंदर कौन आता है आपके? CDK4 6 और आपका जो साइक्लिन होता है वो कौन आता है? डी। समझ में आ गया क्या? अब फिर इस साइक्लिन डी को क्या करवाएंगे अपन? फोस्फोरालेट करवाएंगे। यदि एक फेज से अपन को दूसरी फेज में जाना है ना, यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ ध्यान रखना मैं क्या बोल रहा हूँ। यदि एक फेज से अपन को दूसरी फेज में जाना है तो अपन को क्या करवाना पड़ेगा बताओ? इनको डिग्रेड करवाना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? डिग्रेड करवाना पड़ता है। समझ में आ गया क्या? डिग्रेड कर जैसे CDK है उसको क्या करवाना पड़ेगा? डिग्रेड करवाना पड़ेगा। तो डिग्रेड करवाएंगे तो कोई काइनेज जाएगा पहले। तो काइनेज जाने के बाद में क्या होगा? इनका डिग्रेडेशन। उसके बाद में कोई साइक्लिन वगैरह बनेंगे। और समझ में आ गया क्या बात? CDK बनने वाले हैं। अब इसको क्वेश्चन में समझ में आएगा, अभी ऐसे समझ में नहीं आएगा ये। जब सेल साइकिल आप पढ़ लोगे ना तब ये लिंक करेगा यहाँ से। समझ में आ गई क्या बात? तो अभी इतना याद रखना है कि G1 फेज के अंदर रेटिनोब्लास्टमा किसको ब्लॉक करके रखता है? E2F को। फिर E2F को ब्लॉक कौन कर देता है? सॉरी E2F ब्लॉक हो गया तो अब सेल का प्रोलिफरेशन नहीं होगा। तो अपन को तो सेल का प्रोलिफरेशन करवाना है ना। तो फिर क्या करना है अपन को? किसको बुलाएंगे? CDK और साइक्लिन को। और ये क्या करते हैं? रेटिनोब्लास्टमा को क्या कर देते हैं? ब्लॉक करवा देते हैं। क्योंकि जब तक रेटिनोब्लास्टमा रहेगा तब तक सेल प्रोलिफरेट नहीं होगी। तो इसको ब्लॉक करवाना पड़ेगा अपन को। तो इसको ब्लॉक करवाने के लिए कौन लेके आओ आप? CDK और साइक्लिन डी। और ये कहाँ से बनते हैं आपके? RTK से। कहाँ से बनेंगे? RTK से। अब किसका एक्टिवेशन करो आप? E2F का। किसका? E2F का। और ये E2F क्या बनाता है? साइक्लिन E। और साइक्लिन E से क्या हो जाएगा? सेल का प्रोलिफरेशन स्टार्ट हो जाएगा। बोले तक बात समझ में आ गई क्या आपको? नॉर्मल पर्सन के अंदर क्या होता है? जो दोनों कॉपी होती है ना, एक मैटरनल साइड से और एक पैटर्नल साइड से आने वाली, ये दोनों की दोनों क्या होती हैं? नॉर्मल। कैसी होती हैं? नॉर्मल। देखो लिख रखा है RB पॉजिटिव और पॉजिटिव मतलब नॉर्मल है ये। एक कॉपी कहाँ से आई होगी? मैटरनल साइड से। एक कॉपी कहाँ से आई होगी? पैटर्नल साइड से आई होगी। तो दोनों कॉपी क्या है अभी? नॉर्मल है। तो कैंसर होगा क्या? नहीं होगा। तो नॉर्मल पर्सन के अंदर कैंसर नहीं होने वाला है।
अब अपन पढ़ते हैं यहाँ पर टू हिट हाइपोथेसिस। क्या पढ़ते हैं? टू हिट हाइपोथेसिस, हिट करने वाले हैं। इसमें अपन दो फेज पढ़ते हैं, एक तो कौन सी है? स्पोरेडिक। कौन सी है? स्पोरेडिक। और इस स्पोरेडिक का नाम क्या होता है? नॉन हेरिडेटरी। कौन सा होता है? नॉन हेरिडेटरी। और दूसरी कौन सी है? हेरिडेटरी। कौन सी है? दो फॉर्म है इसकी, एक तो कौन सी है? नॉन हेरिडेटरी, और एक कौन सी है आपकी? हेरिडेटरी। टॉपिक का नाम क्या है? टू हिट हाइपोथेसिस। ये नॉर्मल पर्सन है सपोज करो, तो इसकी एक कॉपी तो किधर से आएगी? मैटरनल साइड से। एक कॉपी कहाँ से आएगी? पैटर्नल साइड से। अभी आर भी पॉजिटिव है, कोई कंफ्यूजन नहीं है, मतलब कैंसर नहीं होगा यहाँ पे, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या होगा? सपोज करो फर्स्ट हिट हुआ। क्या हुआ? फर्स्ट हिट। अब बोलोगे सर हिट कैसे हुआ? तो ये रैंडम तरीके से होता है। हिट कैसे होगा? रैंडम तरीके से। फर्स्ट हिट हुआ यहाँ पर, सपोज करो इस कॉपी भी फर्स्ट हिट हुआ, तो ये आर बी पॉजिटिव से क्या बन गई है? आर बी नेगेटिव। क्या बन गई? आर बी नेगेटिव। ये तो एक पॉजिटिव थी पहले से, अब फर्स्ट हिट हुआ तो ये क्या हो गया है? आर बी पॉजिटिव से क्या बन गई है? आर बी नेगेटिव बन गई, तो ये फर्स्ट हिट हो गया। अब कौन सा हिट होगा? सेकंड हिट। तो ये तो पहले से नॉर्मल, सॉरी, ये तो पहले से क्या थी? नेगेटिव थी। अब इस पे क्या होगा? सेकंड हिट। तो ये भी कैसे हो जाएगी? दो हिट हुए, दोनों हिट से क्या हो गई? आर बी क्या हो गई है? नेगेटिव, जिससे क्या हो जाएगा? कैंसर। मतलब आपको नॉन हेरिडेटरी फॉर्म के अंदर कैंसर करवाने के लिए कितनी हिट अनिवार्य है? दो हिट। कितने? दो हिट। किसके अंदर? नॉन हेरिडेटरी के या स्पोरेडिक फॉर्म के अंदर। अगला है दूसरा फॉर्म, कौन सी है आपकी? हेरिडेटरी। इसमें देखो पहले से ही एक क्या है आपके? आरबी क्या है? नेगेटिव है। नेगेटिव है ना। अब अपन क्या करेंगे? एक हिट करवाएंगे, तो एक हिट करवाने पर ये आरबी पॉजिटिव भी क्या हो जाएगी? नेगेटिव। क्या हो जाएगी? नेगेटिव। तो दोनों क्या हो जाएंगी? अब कॉपी आपकी आरबी नेगेटिव हो जाएंगी, तो अब कैंसर होगा कि नहीं होगा? क्योंकि दोनों कॉपियों में क्या होना चाहिए? म्यूटेशन होना चाहिए, है ना। तो ये अपने एग्जाम्पल किसका पढ़ रहे हैं? ट्यूमर सप्रेसर जीन का पढ़ रहे हैं ना। रेटिनोब्लास्टोमा किसका एग्जाम्पल है? ट्यूमर सप्रेसर का ही तो है। तो दोनों कॉपियों के अंदर क्या होना चाहिए? म्यूटेशन होना चाहिए। तो जो आपका टू हिट चाहिए वो तो किसके लिए चाहिए? स्पोरेडिक फॉर्म के लिए। और सिंगल हिट किसके लिए चाहिए आपको कैंसर करवाने के लिए? हेरिडेटरी फॉर्म के लिए। वैसे दो बातें आपको याद रखनी है। समझ में आया कि नहीं है? क्या बोला मैंने? स्पोरेडिक फॉर्म या नॉन हेरिडेटरी फॉर्म में कैंसर करवाने के लिए आपको कितने हिट चाहिए? दो। और हेरिडेटरी के अंदर आपको एक हिट से क्या हो जाएगा? कैंसर हो जाएगा। समझ में आ गई क्या बात? ये हो गया किसके बारे में? आरबी के बारे में। किसके बारे में? आरबी के बारे में। अब आरबी के बारे में क्या क्या पता होना चाहिए आपको? कि एक तो आरबी पहले कौन सा जीन होता है? ट्यूमर सप्रेसर जीन। समझ में आ गई क्या? इसका नॉर्मल क्या काम होता है? ये G1S ट्रांजिशन फेज को क्या करता है? कंट्रोल करता है। समझ में आ गई क्या? और रेटिनोब्लास्टोमा से क्या हो जाता है आपके? आई कैंसर। फिर चौथी बात क्या याद रखनी है? रेटिनोब्लास्टोमा किसको ब्लॉक करके रखता है? E2 ऐप को, जिससे कि सेल का प्रोलिफरेशन नहीं होता है। अब रेटिनोब्लास्टोमा को ब्लॉक करवाने के लिए आपको किसको बुलाना पड़ेगा? आरटी के पाथवे वाले जो प्रोटीन वगैरह है ना, तो CDK4 और साइक्लिन डी को। तो CDK4 और साइक्लिन डी क्या काम करते हैं? रेटिनोब्लास्टोमा को ब्लॉक कर देंगे। और फिर क्या करवाएंगे? E2 ऐप का एक्टिवेशन करवाएंगे, जिससे साइक्लिन क्या बनेगा? E। और साइक्लिन E बनते क्या हो जाएगा? सेल का प्रोलिफरेशन स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद में पढ़नी पड़ी टू हिट हाइपोथेसिस। उसमें सबसे पहले पढ़नी कौन सी पड़ी थी? स्पोरेडिक, नॉन हेरिडेटरी या स्पोरेडिक। स्पोरेडिक में कैंसर के लिए आपको टू हिट चाहिए। समझ में आ गया? और हेरिडेटरी के अंदर वन हिट आपको चाहिए। किसके लिए? कैंसर के लिए। ये किसकी बात थी? रेटिनोब्लास्टोमा की। अब दूसरी बात किसकी पढ़ेंगे? P53 की। सबसे इंपॉर्टेंट है ना, ये आरबी और ये P53 सबसे इंपॉर्टेंट है। P53 प्रोटीन के बारे में सब आप नॉर्मल पहले से जानते हो ना। P53 को नॉर्मल कंडीशन के अंदर ब्लॉक कौन करके रखेगा? मैडम 2। तो इधर लिख दिया मैंने कि नॉर्मल कंडीशन के अंदर मैडम 2 किसको ब्लॉक करके रखती है? P53 को ब्लॉक करके रखती है। ये ब्लॉक रहेगा तो आपका क्या नहीं होगा? ये क्या काम करता है नॉर्मल कंडीशन में? इनहिबिट करता है किसको? अपोप्टोसिस को। क्या करेगा? अपोप्टोसिस को क्या करेगा? इनहिबिट करता है। लेकिन गलती से यदि P53 एक्टिवेट हो गया
P53 क्या हो गया, एक्टिवेट हो गया, तो क्या करवाएगा ये अपोप्टोसिस करवाएगा। क्या करवाएगा, अपोप्टोसिस करवाएगा। इसका मतलब ये आपका क्या होता है, मैंने कल एक बताया था कि M2 को ब्लॉक करके कौन रखता है, P19ARF बताया था आपको। P19ARF क्या करता है, इसको ब्लॉक करता है ना, इनहिबिट करता है। ये जब एक्टिवेट हो गया तो ये क्या करवाता है, अपोप्टोसिस करवाएगा, मतलब कैंसर नहीं करवाएगा। इसका मतलब ये कैसा है, तो ये ट्यूमर सप्रेसर के तो एग्जाम्पल पढ़ रहे हैं अपन, समझ में आ गई क्या। तो P53 किसका एग्जाम्पल है, ट्यूमर सप्रेसर का। एग्जाम में याद नहीं आएगा कि ट्यूमर सप्रेसर का है या प्रोटोन को जीन है, तो ध्यान रखना P53 क्या होता है आपका, तो ट्यूमर सप्रेसर जीन होता है। इसका मतलब ये क्या है, ये तो प्रोटोन को जीन है, उनको जीन है ये प्रोटोन को जीन है। और इसको ब्लॉक करने वाला ऊपर वाला कौन सा आएगा फिर, यदि इसको ब्लॉक करेगा तब तो आएगा ट्यूमर सप्रेसर जीन, और यदि इसको एक्टिवेट करेगा तो फिर प्रोटोन को जीन आएगा। बोलो समझ आ गई ना। यदि अपोप्टोसिस हो रही है तो कैंसर नहीं होगा, बात समझ आएगी नहीं आई। तो ये आपका ट्यूमर सप्रेसर जीन है और ये क्या है, प्रोटोन को जीन है। तो ये नॉर्मल कंडीशन समझ आ गई। नॉर्मल कंडीशन में मैडम 2 P53 को ब्लॉक करके रखती है, जिससे अपोप्टोसिस नहीं होती है, यानी कि अपोप्टोसिस को एक इनहिबिट किया जाएगा। लेकिन अभी बताऊंगा, अभी आखिर को देखो आगे। रेगुलेट करता है किसको, ये सेल साइकिल को और अपोप्टोसिस को। अपोप्टोसिस को रेगुलेट करता है ना ये, यदि ये एक्टिव हो जाएगा तो क्या होगा, अपोप्टोसिस करवाएगा। तो ये नॉर्मल कंडीशन में क्या करता है, अपोप्टोसिस को रेगुलेट करवाता है। ये इसका फंक्शन दे रखा है। इसमें यदि म्यूटेशन हो जाए तो देखो कौन कौन से कैंसर हो सकते हैं आपको, ल्यूकेमिया, लिम्फोमा, सार्कोमा, ब्रेन ट्यूमर, कार्सिनोमा, ये सब आपने पढ़ लिए पहले, समझ में क्या बात। P53 का रोल किस में है, गार्जियन ऑफ जीनोम। क्या करता है ये, क्या है होता है ये, गार्जियन ऑफ जीनोम होता है। क्या होता है, गार्जियन ऑफ जीनोम, मतलब रखवाली करता है ये जीनोम की। क्या करता है, रखवाली, समझ आ गया। रखवाली के लिए बैठा रखा है इसको, ये रखवाला है किसका, जीनोम का। तो जीनोम को जीनोम का क्या बोलते हैं इसको, रखवाला। कैसे काम करते हैं देखो, ये आपका डबल स्टैंडर्ड डीएनए है। क्या है, डबल स्टैंडर्ड डीएनए। यहाँ पे देखो ब्रेक डैमेज हो गया है, क्या हो गया है ये, दिख रहा है क्या आपको डैमेज होता हुआ। तो ये डैमेज डीएनए आपका क्या है, डैमेज। सपोज करो डीएनए क्या हो गया है, डैमेज। अब डीएनए डैमेज कैसे हो सकता है, स्पॉन्टेनियस भी हो सकता है और नॉन स्पॉन्टेनियस भी हो सकता है। रेडिएशन वगैरह भी काम कर सकते हैं वहां पर, है ना, ये आपने पढ़ लिया होगा किसके अंदर, जेनेटिक्स के अंदर। अब ये आपका डीएनए कैसा है, डैमेज हो गया। क्या हो गया है, डैमेज हो गया सपोज करो। तो डैमेज होने के बाद में इस डैमेज डीएनए को पहचानने के लिए, इसको रिकॉग्नाइज करने के लिए प्रोटीन आती है जिसका नाम क्या होता है, एटीएम एटीआर। मोलिकुलर बायोलॉजी के अंदर पढ़ा होगा आपने, रिपेयर सिस्टम पाथवे के अंदर ये दोनों प्रोटीनों के नाम सर ने बताया होगा, एटीएम और एटीआर। क्या नाम है, एटीएम और एटीआर। ये सब इनका काम क्या है पहले तो बताओ। जहां पर डीएनए डैमेज हुआ है ना, उनको पहले तो पहचानती है कि कहां पर डीएनए क्या हुआ है, डैमेज हुआ है। और जहां पर डीएनए डैमेज हुआ है वहां पर जाकर क्या कर जाती है, ये बाइंड कर जाती है। कौन सी प्रोटीन है, एटीएम और एटीआर। उसके बाद में ये एटीएम और एटीआर क्या काम करवाती हैं, ये चेक पॉइंट को एक्टिवेट करवाती हैं। क्या करवाती हैं, चेक पॉइंट। अब ये चेक पॉइंट आप कहाँ पे पढ़ोगे, सेल साइकिल के अंदर, है ना, सेल साइकिल रेगुलेशन के अंदर पढ़ने वालों हो। तो ये एटीएम और एटीआर सबसे पहले तो कहाँ पे आकर बाइंड करती हैं, डैमेज डीएनए को पहचानने का काम करती हैं, और फिर वहां पे जाकर क्या कर देंगी, बाइंड हो जाएंगी। फिर ये चेक पॉइंट फर्स्ट और चेक पॉइंट सेकंड को क्या करवाती हैं, एक्टिवेट। क्या करवाती हैं, एक्टिवेट करवा दी। और ये चेक पॉइंट फर्स्ट सेकंड क्या काम करते हैं, P53 होता है ना, इस P53 को क्या कर देती हैं, ये फॉस्फोराइलेट कर देती हैं। क्या कर देती हैं, फॉस्फोराइलेट। अब फॉस्फोराइलेट हुआ ये वाला, और क्या हो जाएगा, अब तो एक्टिव हो जाएगा, क्योंकि नॉर्मल कंडीशन में मैडम 2 ने इसको क्या करके रखा था, ब्लॉक। अभी उसके ऊपर जैसे फॉस्फोराइलेशन होगा तो ये क्या हो जाएगा। अब बताओ ये क्या करवाएगा,
ये अपोप्टोसिस करवाएगा। क्या करवाएगा? अपोप्टोसिस। तो ये एक्टिव होने के बाद देखो अलग अलग काम करवाता है। अपोप्टोसिस में बताओ कौन सी जीन काम में आती है? एंटी अपोप्टोटिक जीन काम में लोगे या फिर प्रो अपोप्टोटिक जीन काम में लोगे आप? प्रो अपोप्टोटिक, जैसे नोक्सा, प्यूमा, ऐसे आप नाम सुने क्या आपने, है ना? नोक्सा, प्यूमा, बिक, बिक, बैम, बैक्स, बैक, इस प्रकार से नाम। ये कौन सी है प्रोटीन आपकी? प्रो अपोप्टोटिक। इसका मतलब ये क्या करवाती हैं? अपोप्टोसिस को प्रमोट करेंगे। मतलब ये क्या करेगा बताओ? एक काम तो इसका क्या होगा? प्रो अपोप्टोटिक प्रोटीन को क्या करवाएगा? एक्टिवेट, जिससे कि क्या हो? अपोप्टोसिस हो जाए। और क्या करवा सकता है ये? रिपेयर पाथवे को एक्टिवेट करवा सकता है। रिपेयर पाथवे को एक्टिवेट करवाएगा तो क्या बोलेंगे इसको कि इसको क्या करो आप? रिपेयर करो। क्या करो? रिपेयर, क्योंकि डीएनए क्या हो गया है? डैमेज हो गया है। और यदि फिर ये डीएनए डैमेज आपका रिपेयरेबल नहीं हो, अनरिपेयरेबल हो, तो फिर इसको कहाँ पे भेजा जाएगा? अपोप्टोसिस के अंदर भेजा जाएगा। समझ में आ गई बात आपको? तो देखो ये क्या काम करता है आगे जाकर। एक तो ये क्या काम करवाता है? यदि आपका डीएनए डैमेज कैसा है? रिपेयरेबल नहीं है, तो ये किसको एक्टिवेट कराता है? प्यूमा नोक्सा जीन को एक्सप्रेशन करवाता है। और ये कौन सी जीन होती हैं? प्रो अपोप्टोटिक जीन होती हैं। और ये क्या करती हैं? अपोप्टोसिस को प्रमोट करती हैं। या और किसको एक्टिवेट करवाएगा? डीएनए रिपेयर सिस्टम को एक्टिवेट करवाएगा कि रिपेयर कर सकते हो तो रिपेयर कर लो। समझ में आ गया? और रिपेयर नहीं होगा तो फिर अपोप्टोसिस में भेजा जाएगा इसको। और सेल साइकिल को क्या कर देता है ये? अरेस्ट। सेल साइकिल को अरेस्ट करने का मतलब है सेल G1 से कहाँ पे नहीं जाएगी? एस में। एस से कहाँ पे नहीं जाएगी? G2 में। G2 से कहाँ पे नहीं जाएगी? एम। तो ना प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज आएगी। और ना एक सेल से कितनी सेल बनने वाली हैं? 2 सेल। क्योंकि सेल का सेल डिवीजन हो गया तो एक सेल से कितनी बनेगी? 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, इस प्रकार से बनेगी। तो पहले से डीएनए डैमेज है, तो यदि एक सेल का डीएनए डैमेज है तो दोनों में क्या होगा? डैमेज। फिर 4 में डैमेज, फिर 8 में डैमेज, फिर 16 में डैमेज। तो म्यूटेशन होने के चांस बढ़ जाएंगे ना फिर। तो एक सेल के अंदर क्या करते हैं अपन? या तो म्यूटेशन को रिपेयर कर लेते हैं। किसके द्वारा? डीएनए रिपेयर सिस्टम के द्वारा। समझ में आ गया? और रिपेयरेबल नहीं है तो अपोप्टोसिस करवा दो। और सेल साइकिल क्या करवा दो? अरेस्ट करवा दो। तो सेल साइकिल अरेस्ट हो जाएगी तो सेल का प्रोलिफरेशन वगैरह नहीं होगा, सेल डिवीजन नहीं होगी, है ना? तो यहाँ पर कौन काम करते हैं आपके? P15, P16 और P21। ये CD को क्या कर देते हैं? ब्लॉक। CD के नहीं बने देते, जिससे क्या हो जाएगा? सेल का प्रोलिफरेशन रुक जाएगा। और क्या हो जाएगा? सेल के अंदर क्या हो जाएगा? बुढ़ापा आ जाएगा जल्दी से ना, सेमेसेंस, क्योंकि उसको क्या करवाना है? अपोप्टोसिस करवाना है ना। तो ये काम किसका होता है? P53 का। समझ में आ गई P53 का काम क्या होता है? अब इसके अंदर एक चीज और आती है P53 के अंदर। देखो P53 वैसा कौन सा जीन होता है आपका? ट्यूमर सप्रेसर जीन। कौन सा होता है? इसके अंदर क्या चाहिए आपको? कितनी कॉपियों के अंदर म्यूटेशन चाहिए? दोनों के अंदर। लेकिन इसके अंदर ऐसा होता नहीं है, इसलिए थोड़ा सा ये क्या होता है? स्पेशल होता है। क्या होता है? स्पेशल। देखो क्या दे रखा है P53 के केस के अंदर क्या होता है? आपको कैंसर करवाने के लिए आपको क्या चाहिए? सिंगल कॉपी में क्या चाहिए? म्यूटेशन। क्या चाहिए? समझ में आ गई क्या बात? तो ध्यान रखना P53 के केस के अंदर यदि आपको कैंसर करवाना है तो सिंगल कॉपी के अंदर ही क्या करवाना पड़ेगा? म्यूटेशन। तो ये कैसे पॉसिबल है? क्योंकि ये है कौन सा जीन? ट्यूमर सप्रेसर जीन। और ट्यूमर सप्रेसर जीन में क्या चाहिए आपको? दोनों कॉपियों के अंदर क्या चाहिए? लॉस ऑफ फंक्शन चाहिए, तभी तो क्या होगा? कैंसर। तो इसमें तो सिंगल कॉपी के अंदर क्या हो गया? म्यूटेशन। ये कैसे पॉसिबल है? तो उस चीज को पढ़ने वाले हैं अपन। देखो नॉर्मल पर्सन होता है, उसके अंदर P53 जीन का क्या होता है? एक्सप्रेशन। सही है। और P53 जीन की दोनों कॉपी कैसी होती हैं? नॉर्मल होती है। कैसी होती है? नॉर्मल। सपोज करो ये एक कॉपी है, ये दूसरी कॉपी है, ये नॉर्मल है, नॉर्मली तो होगा। तो क्या होता है इस P53 जीन का? क्या होता है? देखो प्रमोटर तो होगा इस सब में, क्योंकि प्रमोटर के बिना आरएनए पॉलीमरेज काम नहीं करेगा, डीएनए पॉलीमरेज काम नहीं करते, है ना? डीएनए पॉलीमरेज क्या नहीं करेगा? काम नहीं करेगा। तो प्रमोटर तो होने वाला है। ये P53 जीन है, इसका ट्रांसक्रिप्शन के द्वारा क्या होगा? mRNA बनेगा। और ट्रांसलेशन के द्वारा क्या बनेगा? प्रोटीन। ये मोनोमेरिक प्रोटीन, ये मोनोमेरिक प्रोटीन। ये नॉर्मल कंडीशन के अंदर होता है। तो P53 जीन के द्वारा देखो ये आपने P53 प्रोटीन कहाँ पे बनाई थी? कौन सी क्लिनिक बताई थी आपको? TJ बीटा में बताई थी ना आपको। तो P53 जीन से क्या बन गई आपके पास में?
P53 प्रोटीन बन गई ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन के द्वारा। तो जैसे इधर हो रहा है वो इधर होगा, क्योंकि नॉर्मल पर्सन होता है ना, दोनों को भी नॉर्मल है अभी, तो जैसे इसमें हो रहा है वैसे इसमें होगा। तो इधर भी क्या बन गई, P53 की प्रोटीन बन गई, और इधर भी क्या बन गई आपकी, P53 की प्रोटीन बन गई। ये मोनोमर, ये मोनोमर, ये मोनोमर, ये मोनोमर। अब ये आपस में क्या करती हैं, ये मोनोमर 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 जुड़कर क्या बनाती हैं, टेट्रामर। क्या बनाती हैं, टेट्रामर। 4 समूह दिख रहे हैं, 1 2 3 और ये 4 ऊपर वाली पीछे की तरफ है ये ना। तो ये क्या बन रही है आपकी, P53 का टेट्रामर। और नॉर्मल कंडीशन में इसको कौन ब्लॉक करके रखता है, समझ आ गया। तो P53 कैसा होता है, इस प्रकार का होता है। कौन सी फॉर्म में होता है, टेट्रामर फॉर्म में। ऐसा होता है टेट्राफॉर्म फॉर्म में। ये नॉर्मल कंडीशन है अभी, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। तो ये तो अपन को पता है कि एमडीएम किसको ब्लॉक करके रखता है, P53 को ब्लॉक करके रखता है। लेकिन एक बात और पता लगेगी, कैसा होता है ये, टेट्रामर होता है। कैसा होता है, टेट्रामर। अब सिंगल जीन के अंदर, सिंगल कॉपी के अंदर म्यूटेशन से कैंसर हो जाएगा, वो कैसे होता है, इसको बोलते हैं डोमिनेंट नेगेटिव इफेक्ट। क्या बोलते हैं, डोमिनेंट नेगेटिव इफेक्ट। देखो ये कैसे होता है, एक कॉपी तो आपके पास में नॉर्मल है, और एक कॉपी के अंदर आपने क्या करवा दिया, म्यूटेशन करवा दी। सपोज करिए म्यूटेटेड क्या है, जीन है किसका, P53 का। किसका है, एक तो आपका नॉर्मल जीन है किसका, P53 का, और एक कॉपी के अंदर क्या है, ये म्यूटेटेड है। तो इससे तो आपको क्या बनेगा, मोनोमर मोनोमर बन जाएंगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, प्रोटीन बन जाएगी। इसके अंदर भी क्या बनेगा, mRNA, और इसके अंदर भी क्या बनेगा, P53 की प्रोटीन बनेगी। क्या बनेगी, ये प्रोटीन बन गई, समझ में आएगी ना, इस प्रकार की प्रोटीन बन गई। अब ये मोनोमर, ये मोनोमर, ये मोनोमर और ये मोनोमर, ये तो डिफेक्टिव है क्योंकि म्यूटेटेड नहीं है, तो ये म्यूटेटेड है, डिफेक्टिव बनेगी। ये तो मिलाओगे चारों को तो क्या बनेगा, टेट्रामर। ये 1 2 3 4 बन गई। अब ये तो करेगा काम, ये तो काम फंक्शनल है, ये कैसी है, नॉन फंक्शनल है। अब जब ये मिलेंगे तो क्या बनेगा, टेट्रामर। क्या बनेगा, टेट्रामर। ये प्रोटीन आगे जाकर कोई फंक्शन करती होगी, करेगी कि नहीं करेगी। लेकिन ये क्या है, म्यूटेटेड। कैसे है, म्यूटेटेड है, एबनॉर्मल है ये। कैसी है ये, एबनॉर्मल। ये क्या काम करती है, म्यूटेटेड मोनोमर क्या कर देते हैं, इसको क्या करेगी, इनहिबिट कर देगी। क्या कर देगी, इनहिबिट। इनहिबिट किसने किया है, आपकी म्यूटेटेड मोनोमर ने। किसने किया है, म्यूटेटेड मोनोमर ने। तो ये म्यूटेटेड मोनोमर है, इसने क्या कर दिया है, नॉर्मल फॉर्म को क्या कर दिया है, इनहिबिट कर दिया है। समझ में आ गई क्या, म्यूटेटेड मोनोमर ने किसको ब्लॉक कर दिया है, आपके नॉर्मल फॉर्म को, जो नॉर्मल P53 प्रोटीन थे ना उसको। तो नॉर्मल वाले को ब्लॉक किसने किया है, म्यूटेटेड वाले ने। इसलिए इसका नाम क्या होता है, डोमिनेंट। डोमिनेंट कौन है यहाँ पर बताओ, नॉर्मल वाली है, म्यूटेटेड वाली है, म्यूटेटेड वाली है। तो उसको बोलते हैं डोमिनेंट नेगेटिव, क्योंकि नेगेटिव डाल रही है ना, ये ब्लॉक कर रही है, तो डोमिनेंट नेगेटिव इफेक्ट। यदि कोई नेगेटिव प्रोटीन है वो अपना क्या करे, डोमिनेंट इफेक्ट शो करती है किसी नॉर्मल फॉर्म के ऊपर, तो उसको क्या बोलते हैं, डोमिनेंट नेगेटिव इफेक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डोमिनेंट नेगेटिव इफेक्ट। अब ये कैसा होगा टेट्रामर बताओ, इनएक्टिव होगा, क्योंकि म्यूटेटेड बनी है ना, और ये क्या कर रही है, अपना प्रभाव शो कर रही है, तो इसको काम करने देगी क्या, नहीं करने देगी नॉर्मल को। तो ये कैसे बनेगी, इनएक्टिव फॉर्म। और इसके अंदर लॉस ऑफ फंक्शन करवा दोगे तो कैंसर, क्योंकि ये तो ट्यूमर सप्रेसर जीन ही तो होती है। तो इसके अंदर क्या याद रखना है आपको, डोमिनेंट नेगेटिव इफेक्ट। समझ में आ गई क्या, ये एक बात याद रखनी है, और एक ये बात याद रखनी है कि P53 के अंदर यदि आप क्या करवा दो, सिंगल कॉपी के अंदर क्या करवा दो, म्यूटेशन करवा दोगे लॉस ऑफ फंक्शन वाला, तो क्या हो जाएगा, कैंसर। समझ गया। जबकि रेटिनोब्लास्टोमा के अंदर आपको दोनों के अंदर क्या चाहिए, लॉस ऑफ फंक्शन म्यूटेशन चाहिए। तीसरा एग्जांपल देखो, कौन सा है, P10। P10 क्या होता है, एक प्रकार का लिपिड फॉस्फेटेज होता है। क्या होता है, लिपिड फॉस्फेटेज। इसका पूरा नाम आपसे कोई नहीं पूछने वाला P10 का, आपको सिर्फ इतना ही जाएगा P10 का क्या काम होता है। ये क्या होता है, फॉस्फेटेज है। फॉस्फेटेज क्या करता है, फॉस्फेट ग्रुप को क्या करेगा, रिमूव करेगा,
रिमूव करेगा ना। ये वाला नाम आपको याद है क्या, PIP2? PIP2 याद है? PIP2 को किस में चेंज करेंगे? PIP3 में। कौन करता है? PI3 काइनेज करता है कि नहीं करता है? और यदि आपको IP3 और डेग बनाना है तो क्या लाना पड़ेगा? यदि PIP2 से आपको क्या बनाना है? IP3 और डेग बनाना है तो आपको फॉस्फोलाइपेज C लाना पड़ेगा। क्या लाना पड़ेगा? फॉस्फोलाइपेज C। समझ में आई क्या बात? तो PIP2 को यदि अपन को किस में चेंज करना है? PIP3 में। देखो यहाँ पे 2 फॉस्फेट है, यहाँ पे कितने फॉस्फेट है? मतलब कोई काइनेज आया हुआ और फॉस्फेट को क्या किया होगा? ऐड किया होगा। तो यहाँ पर कौन सा काइनेज आता है? PI3 काइनेज। ये तो सिग्नल में अपने पढ़ लिया ना। अब यदि इस फॉस्फेट को यहाँ हटाना है अपन को, देखो यहाँ पे 3 फॉस्फेट है और यहाँ पे कितने फॉस्फेट है? 2। तो फॉस्फेट को हटाने के लिए क्या चाहिए आपको? फॉस्फेटेज। क्या चाहिए? अरे फॉस्फेट को लगाने के लिए तो आपको क्या चाहिए? काइनेज। और हटाने के लिए क्या चाहिए? फॉस्फेटेज। तो लगाने के लिए तो आप कौन लेके आते हो? PI3 काइनेज। और यदि आपको हटाना है PIP3 से क्या बनाना है? PIP2। तो क्या लाना पड़ेगा? लाना पड़ेगा कि नहीं? अब मेरे को ये बताओ, PIP2 को अपन तो PIP3 के अंदर बदलते हैं। किसके अंदर? PI3 काइनेज। ये PI3 काइनेज वाला पाथवे आपने पढ़ लिया ना? और पढ़ा कि नहीं पढ़ा? RT के पाथवे के अंदर क्या काम करता है ये PI3 काइनेज? सिग्नलिंग बताओ PI3 काइनेज की। ये PI3 काइनेज क्या करता है? PIP2 को इसमें बदलेगा PIP3 में। फिर क्या होगा? वहां पर 2 प्रोटीन आकर बाइंड होती है ना, एक तो AKT और एक PDK आती है ना। फिर AKT के ऊपर क्या करवा जाता है? फॉस्फोराइलेशन करवा जाता है। कौन करता है? एक तो PDK1 करती है और एक कौन करती है? mTOR-C2। याद है कि नहीं है? mTOR-C2 क्या करती है? फॉस्फोराइलेशन करती है। जिससे क्या होता है? AKT एक्टिव हो जाएगा ना और क्या करवाएगा? प्रोलिफरेशन करवाता है ना। RT के बाद क्या करवाते हैं? प्रोलिफरेशन करवाते हैं। अपोप्टोसिस को क्या करवाते हैं? ये नोक्सा प्यूमाकोरा पे ब्लॉक करवा रहे थे, पता है क्या आपको? mTOR पाथवे के अंदर। समझ आया कि नहीं आया? तो अपोप्टोसिस क्या करवाएंगे? इनहिबिट करवाएंगे और सेल को प्रोलिफरेशन को स्टिमुलेट करवाएंगे। याद है कि नहीं है पाथवे? ये पढ़ाया हुआ है। चौथा कौन सा एग्जाम्पल है आपका? APC। APC आपने पढ़ लिया ना, WNT सिग्नलिंग के अंदर पढ़ते हो आप। ये जब APC काम करता है तो डिस्ट्रक्शन बॉक्स क्या हो रहेगा आपका? एक्टिव रहेगा। क्या रहेगा? एक्टिव। डिस्ट्रक्शन बॉक्स के अंदर कौन कौन सी प्रोटीन होती है? एक तो APC होती है आपकी, दूसरी कौन सी होती है? एक्जीन, तीसरी होती है आपकी क्रेसिन काइनेज फर्स्ट CK1, और चौथी कौन सी होती है? GSK3। इन चारों प्रोटीन का कॉम्प्लेक्स को क्या बोलते हैं अपन? डिस्ट्रक्शन कॉम्प्लेक्स। और किस में पढ़ते हैं? WNT सिग्नलिंग के अंदर, विंड सिग्नलिंग के अंदर। तो जब डिस्ट्रक्शन कॉम्प्लेक्स क्या रहता है? एक्टिव रहता है, तो बीटा कैटनिन को क्या करके रखता है? पकड़ के रखता है, ब्लॉक करके रखता है। उसके ऊपर सेरिन के ऊपर क्या करके रखता है? फॉस्फोराइलेशन करके रखता है। कौन करेगा? केसिन काइनेज और GSK3 करके रखते हैं। नहीं रखते हैं कि नहीं रखते? तो क्या नहीं होता है फिर आपका? बीटा कैटनिन क्या नहीं होता है? फ्री नहीं होता है, और सेल का स्टिमुलेशन नहीं होता है, सेल का प्रोलिफरेशन नहीं होगा। लेकिन यदि आपने APC के अंदर क्या कर दिया, मैंने वहां पे क्वेश्चन में लिखवाया था, यदि APC जीन के अंदर क्या कर दो आप? म्यूटेशन कर दो तो कैंसर हो जाएगा। लिखवाया था ना मैंने आपको। APC जीन के अंदर क्या कर दोगे आप? लॉस ऑफ फंक्शन कर दोगे। तो APC अब डिस्ट्रक्शन कॉम्प्लेक्स को पकड़ के नहीं रख पाएगा, तो वो जो आपकी केसिन काइनेज वगैरह GSK3 वो क्या हो जाएंगी? अलग अलग हो जाएंगी। तो ये क्या नहीं बन पाएगा? डिस्ट्रक्शन कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन नहीं हो पाएगा, और नहीं हो पाएगा तो बीटा कैटनिन को पकड़ नहीं पाएंगी ये, तो बीटा कैटनिन क्या हो जाएगी? फ्री। और जब बीटा कैटनिन फ्री होती है तो वो क्या करवाते हैं? सेल का प्रोलिफरेशन करवाते हैं। तो ये आपने कहाँ पे पढ़ते हो आप? विंट WNT सिग्नलिंग के अंदर। और इसका नाम क्या होता है APC का? एडिनोमेटस पोलिपोसिस कोली। बोलो, बात समझ आ गई क्या आपको? अगला कौन सा है आपका? INK। नाम ही क्या है? इनहिबिटर ऑफ CDK। तो CDK को आप ब्लॉक कर दोगे तो सेल साइकिल चलेगी क्या? सेल डिवीजन होगा क्या? नहीं होगा। तो ये 5 एग्जाम्पल किसके पढ़े हैं अपन ने? गेट कीपर के। किसके पढ़े हैं? गेट कीपर।
यानी कि कहने का मतलब है ट्यूमर सप्रेसर के पढ़े हैं। किसके पढ़े हैं? पहले से कौन सा पढ़ा? आरबी, फिर आपका P53, फिर P10, फिर APC, और उसके बाद में आपका INK4। समझ में क्या? तो ये पता होना चाहिए आपको कि प्रोटॉन को जीन है या ट्यूमर सप्रेसर जीन है, ये तो पता होना चाहिए ना, तभी तो उनके फंक्शन पता लगा पाओगे आप। आपको दे दे सीमिक, सीमिक क्या होता है? सीमिक, जून, फोस, रास, राप, ये दे दे आपको, तो क्या होते हैं ये तो प्रोटॉन को जीन होते हैं ना। तो सेल को क्या करवाएंगे? प्रोलिफरेशन करवाएंगे। तो जो सेल का प्रोलिफरेशन, सेल को स्टिमुलेट करवाते हैं, सेल डिवीजन करवाते हैं, वो सबके सब क्या होते हैं? सभी के अंदर मिलते हैं। आपके अंदर भी है, मेरे अंदर भी है प्रोटॉन को जीन। तो समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अब पढ़ेंगे कौन सा पढ़े? केयर टेकर जीन। दूसरी कैटेगरी आ गई ना ट्यूमर सप्रेसर की। अब मैंने केयर टेकर जीन के अंदर बताया था मैंने आपको कि बहुत सारी प्रोटीन काम में आती है, बहुत सारी प्रोटीन काम में आती है। सबसे पहले अपन पढ़ते हैं किसके बारे में? PARP। यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है ना, तो अच्छी तरीके से देखना। PARP जब नॉर्मल होता है, नॉर्मल सेल के अंदर, तो इनएक्टिव होता है। क्या होता है? इनएक्टिव। फिर यहाँ पर कौन काम करता है? कोई प्रोटीएज आएंगे। कौन आएंगे? प्रोटीएज, जिससे क्या हो जाएंगे? ये आपके कैस्पेजेस वगैरह क्या हो जाएंगे? एक्टिवेट हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? कैस्पेज का आपने नाम सुना, कैथेप्सिन हो गया, और ग्रे एंजाइम, ये आपने नाम सुना, ग्रे एंजाइम वगैरह, ये कैस्पेज 8, कैस्पेज 9, कैस्पेज 10, इस प्रकार से। तो ये प्रोटियोलाइटिक एक्टिविटी करते हैं, या प्रोटीज एक्टिविटी करेंगे, तो इस PARP को क्या कर देंगे? ये कट लगाएंगे। क्या लगाएंगे? कट, क्लीव करते हैं ये। तो PARP के क्या बन जाएंगे? फ्रेगमेंट। क्या बन जाएंगे? फ्रेगमेंट। पहले तो PARP का नाम देखो, पोली ADP राइबोज पोलिमरेज। पोलिमरेज है, तो इस पे क्या लगाएंगे? कट लगाएंगे। तो PARP के क्या बन गए? आपके फ्रेगमेंट। अब ये फ्रेगमेंट किसकी तरह काम करते हैं? सिग्नेचर की तरह करते हैं। किसकी तरह का काम करते हैं? सिग्नेचर फ्रेगमेंट की तरह। सिग्नेचर फ्रेगमेंट जानते हो ना? ऐसे कोई फ्रेगमेंट जिसको आप देखते पहचान लो। जैसे कोई बड़ा सेलिब्रिटी होता है ना, तो वो अपने सिग्नेचर देता है, तो सिग्नेचर को पहचान लेते हो ना आप कि ये तो उसका है। अरे होता है कि नहीं होता है? जैसे कोई गाना गाए तो पता लग जाता है कि हाँ इस मूवी का गाना है, इसने गाया था। पता चलता है क्या? होता है कि नहीं होता है? होता है ना। तो वो किसकी तरह काम कर रहे हैं? सिग्नेचर की। तो ये जो आपके PARP के जो फ्रेगमेंट है वो किसकी तरह काम करते हैं? सिग्नेचर फ्रेगमेंट की तरह काम करते हैं। तो इस बात को आप ध्यान रखना कि पहली बात तो याद रखना कि जो PARP होता है वो क्या काम करवाता है? आपका ट्रांसक्रिप्शन करवाता है। क्या करवाता है? ट्रांसक्रिप्शन में हेल्प करता है, और कार्डियक रीमॉडलिंग करवाता है, और वैसोकंस्ट्रिक्शन करवाता है। कैंसर सेल के अंदर, ये इंपोर्टेंट लाइन है ध्यान रखना, कैंसर सेल के अंदर क्या मिलता है आपको? PARP फ्रेगमेंट क्या मिलते हैं? कम मिलते हैं। इसका मतलब आप क्या समझते हो? यदि कैंसर सेल के अंदर आपको PARP कम मिल रहे हैं तो फिर इसका काम क्या है? ये क्या काम करवा सकते हैं? फिर ये PARP क्या करवाते होंगे? यदि मैं ऐसे बोल दूं कि PARP के आपको मैं फ्रेगमेंट दे दूं छोटे छोटे, इसका मतलब वो क्या करवाएंगे आगे जाकर? कैंसर सेल के अंदर आपको क्या देखने को मिलते हैं? छोटे छोटे टुकड़े देखने को मिलते हैं। और यदि PARP पूरा का पूरा हो तो इसका मतलब वो सेल कैंसर सेल नहीं है। समझेंगे ना? इसका सेल, वो सेल क्या है? नॉर्मल है। तो उसके अंदर फिर क्या होगा? अपोप्टोसिस होगा। क्या होगा? अपोप्टोसिस करवाता होगा। वो क्या करवाता होगा? अपोप्टोसिस। कैंसर नहीं करवा, इसका मतलब क्या करवाता होगा वो? इसका मतलब PARP किसको एक्टिवेट करवाता होगा? कहाँ क्या करवाता होगा? ये इंपोर्टेंट लाइन बता रहा हूं मैं ना, ये क्या करवाता होगा? ये किसको एक्टिवेट करवाता होगा? अपोप्टोसिस को। तो ये ऐसे कई बार क्वेश्चन आ गए ना कि PARP किसको एक्टिवेट करवाता होगा? अपोप्टोसिस को एक्टिवेट करवाता होगा। क्योंकि कैंसर सेल के अंदर तो इसके क्या मिलते हैं? कम फ्रेगमेंट मिलते हैं, लो फ्रेगमेंट मिलेंगे। समझेंगे ना? इसका मतलब नॉर्मल सेल के अंदर आपको पूरा का पूरा मिलेगा, ये मिलेगा ना। तो इसका मतलब ये क्या काम करवाता है? और आपको दो ही बातें याद रखनी है,
फ्यूजन सॉल्व हो जाएंगे। तो पीआरपी किसको एक्टिवेट करवाता है? अपोप्टोसिस को। और दूसरा कैंसर सेल के अंदर क्या होता है? पीआरपी का लेवल क्या होता है? लो होता है, इसके फ्रेगमेंट कम मिलते हैं। समझ में आ गई क्या बात? तो ये किसकी बात चल रही है? पीआरपी का। नाम देख लो पूरा, पोली एडीपी राइबोज पॉलीमरेज। समझ में आ गया? दूसरा ब्रेका फर्स्ट सेकंड, ये नाम सुनेंगे ब्रेका, ये ब्रेका अपन ने पहले पढ़ लिया जब मैंने आपको नाम लिखवाए थे ना। ये नाम मैंने कहाँ पे लिखवाया था पता है क्या आपको? गेट कीपर और केयर टेकर के अंदर बताया था मैंने, एग्जाम्पल है ना। ये देखो, ये तो ये अपने गेट कीपर तो पढ़ लिए ना, ये पढ़ लिया अपन ने, आरवी पढ़ लिया अपन ने, P10 पढ़ लिया, एपीसी पढ़ लिया, आयन के पढ़ लिया। इसके अलावा स्मेट 4-5, ये तो टीजीएफ बीटा में आता है ना, स्मेट 4-5 ये भी पढ़ लिए, सिग्नलिंग पढ़ लिया अपन ने पूरी की पूरी, इनके बारे में पढ़ लिया। तो अपन ने गेट कीपर पढ़ लिया। अब कौन से पढ़ने थे अपन को? केयर टेकर। तो केयर टेकर में देखो क्या करते हैं, ये किसको काम करते हैं? ये जीनोम की स्टेबिलिटी लाते हैं। क्या लाते हैं? जीनोम में स्टेबिलिटी लाते हैं। डीएनए रिपेयर सिस्टम के अंदर काम करते हैं। किस में काम करते हैं? डीएनए डैमेज हो जाएगा ना, तो उसको रिपेयर करने का काम कौन करते हैं? आपके। तभी तो उसका नाम क्या है? केयर करने वाले होते हैं। क्या है? केयर करने वाले जीन है। किस में काम में आते हैं ये? डीएनए रिपेयर मैकेनिज्म के अंदर। और देखो ये भी नाम आया ब्रेका, आया ना, तो वही और कौन से नाम आएंगे वहां पर? एमएसएस भी नाम आएंगे और एक्सपी वगैरह भी नाम आएंगे। तो जैसे ऐसे नाम होते हैं ब्रेका 2, 3, 4, एमएसएस 1, 2, 3, 4, एक्सपी 1, 2, ऐसे, है ना। तो ये सब किस में काम में आते हैं? आपके डीएनए रिपेयर सिस्टम के अंदर काम करते हैं। तो डीएनए का रिपेयर के लिए क्या कौन से जीन इंपॉर्टेंट होते हैं आपके? केयर टेकर। कौन से होते हैं? केयर टेकर। ये केयर टेकर है। नाम देखो केयर टेकर के, जैसे कि ब्रेका 1 और ब्रेका 2। ब्रेका 1 और ब्रेका 2 ये किस में काम करते हैं? ये आपके डबल स्टैंड ब्रेक रिपेयर के अंदर काम करते हैं। ये जो डबल स्टैंड डीएनए है उसमें ब्रेक लग गया दोनों स्टैंड पे, तो कौन काम करते हैं? आपके ब्रेका 1 और ब्रेका 2। यदि इनके अंदर म्यूटेशन हो जाए तो ब्रेस्ट कैंसर हो जाएगा। रिपेयर नहीं हो पाएगा ना डीएनए, डीएनए क्या रहेगा? डैमेज रहेगा। तो डैमेज रहेगा तो कौन सा कैंसर हो जाएगा? ब्रेस्ट कैंसर। तीसरे आपके एमएसएच। अब एमएसएच बहुत सारे हैं, 2, 3, 4, 5, 6। इसके साथ में और कौन है? PMS 1 और 2। तो ये जो आपके एमएसएच होते हैं ये कहाँ पे काम करते हैं? मिसमैच MMR के अंदर काम करते हैं। कहाँ पे काम करते हैं ये? मिसमैच रिपेयर के अंदर। अभी रिपेयर सिस्टम आपने पढ़ लिए होंगे मोलिकुलर बायोलॉजी के अंदर, पढ़ लिए ना, सर ने पढ़ा दिए होंगे। तो मिसमैच रिपेयर में क्या होता है? MSH 2, 3, 4, 5 ये कहाँ पे काम करते हैं? मिसमैच रिपेयर के अंदर काम करते हैं। फिर XPA, XPB, XPBC ये भी आपने पढ़े होंगे वहां पर। आपको नाम पता नहीं आ रहा, वैसे नाम याद नहीं आ रहा आपको। ये कहाँ पे काम करते हैं? डीएनए एक्सिशन रिपेयर के अंदर काम करते हैं। समझ में गया? और डीएनए को रिपेयर करते हैं। तो ब्रेका तो कहाँ पे काम करते हैं? डबल स्टैंड ब्रेक में। एमएसएस कहाँ पे काम करते हैं? मिसमैच में। देखो यहाँ से तो नाम ही पता है, एम मिसमैच में काम करते हैं ये। और एक्सपी कहाँ पे काम करते हैं? आपके डीएनए एक्सिशन रिपेयर के अंदर काम करते हैं। और ये सब के सब क्या होते हैं? केयर टेकर जीन होते हैं। क्या होते हैं? केयर टेकर जीन होते हैं। समझ में आ गई क्या बात? तो अपन ने 2 जीन पढ़ लिए टीएसजी के अंदर। कौन कौन से पढ़े हैं? एक तो पढ़े गेट कीपर जीन, और एक दूसरे कौन से पढ़े हैं? केयर टेकर जीन। अब अपना नया टॉपिक कौन सा है? क्रोमोसोमल ट्रांसलोकेशन। है तो कैंसर में ही है ना, क्रोमोसोमल ट्रांसलोकेशन। इससे भी क्या हो सकता है? कैंसर। तब 2 क्रोमोसोम है, यहाँ का पार्ट ट्रांसलोकेट होकर यहाँ पे आ जाए और इस क्रोमोसोम का पार्ट ट्रांसलोकेट होकर इस क्रोमोसोम पे आ जाए, तो उसको क्या बोलते हैं अपन? क्रोमोसोमल क्रोमोसोम क्या हो गए हैं?
ट्रांसलोकेट हो गए। क्या हो गए हैं? ट्रांसलोकेट हो गए। क्या दे रखा है? एक्सचेंज ऑफ पार्ट। ये पार्ट क्या होगा? एक्सचेंज होगा। किसका? क्रोमोसोम का। तो क्रोमोसोम का कोई पार्ट क्या होगा? एक्सचेंज इन बिटवीन नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम। लेकिन क्रोमोसोम कैसे होने चाहिए? नॉन होमोलोगस होने चाहिए। अब दो टर्मिनोलॉजी आती है, एक तो होमोलोगस और एक नॉन होमोलोगस। नॉन होमोलोगस का मतलब डिफरेंट डिफरेंट क्रोमोसोम होने चाहिए। क्या होने चाहिए? जैसे एक एक नंबर का है तो दूसरा दूसरा तीसरा चौथा नंबर का होना चाहिए। ऐसे नहीं कि पहला भी 8वें नंबर का है और दूसरा भी 8वें नंबर का ही है। समझ में ना? तो एक क्रोमोसोम अलग होगा और दूसरा क्रोमोसोम अलग होगा। समझ में आ गया क्या? तो नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम के बीच में क्या होता है? क्रोमोसोम के पार्ट का क्या होता है? एक्सचेंज होता है। इसको क्या बोलते हैं अपन? क्रोमोसोमल ट्रांसलोकेशन। समझ में आ गया क्या? अब कौन कौन से होते हैं वो अपन देख लेते हैं। पहला कौन सा है? बर्किट लिम्फोमा। पढ़ लिया ना? बर्किट लिम्फोमा किससे होता है आपका? हर वायरस का जीनोम कैसा होता है? डीएनए कंटेनिंग। कैसा होता है? डीएनए कंटेनिंग। अब देखो बर्किट लिम्फोमा क्या होता है? जो का कैंसर होता है नहीं, जबड़े का कैंसर। आपके पास में ये क्रोमोसोम नंबर कौन सा है? 8वां। और ये कौन सा है? ये है 14 नंबर का क्रोमोसोम। कौन सा है? 14 नंबर का क्रोमोसोम। नहीं लिख रखा कहीं पे? ये 8वें नंबर का है और ये कौन सा है? 14 नंबर का क्या है? क्रोमोसोम है। इन दोनों के बीच में क्या होगा? ट्रांसलोकेशन होगा। क्या होगा? ट्रांसलोकेशन। अब देखो ये जो छोटे आर्म होती है उसको तो क्या बोलते हैं अपने? पी आर्म। और जो बड़ी आर्म होती है क्रोमोसोम को क्या बोलते हैं? क्यू आर्म। समझ में आ गई ये बात? अब देखो ये 8वें नंबर का है और ये कौन सा है? 14 नंबर का क्या है? क्रोमोसोम है। इस 8वें नंबर के क्रोमोसोम पे क्या पाया जाता है? एक जीन जिसका नाम है मिक सी। क्या नाम है? या मिक बोल दो। क्या नाम है? कौन सा जीन है? मिक। दिख रहा है क्या? MYC। ये क्या है? अभी इनएक्टिव है। क्या है ये? इनएक्टिव। और ये कौन सा जीन है? ओन्कोजीन। कैसा है? ओन्कोजीन। 8वें नंबर के क्रोमोसोम पे मिक पाया जा रहा है और ये कैसा होता है? इनएक्टिव ओन्कोजीन होता है। समझ आ गया? इनएक्टिव है अभी नॉर्मल कंडीशन के अंदर। ये कौन से नंबर का क्रोमोसोम है? ये 14 नंबर का क्रोमोसोम है। इस पे कौन सा लोकस मिल रहा है आपको? IgH। IG का मतलब होता है इम्यूनोग्लोबिन जी लोकस बोलते हैं। सॉरी, इम्यूनोग्लोबिन H लोकस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इम्यूनोग्लोबिन H लोकस। तो 8वें क्रोमोसोम और 14वें क्रोमोसोम के अंदर क्या होगा? ट्रांसलोकेशन होगा। क्या होगा? ट्रांसलोकेशन। 8वें के अंदर पाया जाता है ओन्कोजीन जिसका नाम क्या है? मिक्सी। बस आपको ये नाम याद होना चाहिए, मिक्सी। और ये वाला IgH लोकस। 8 और 14 ऐसे याद होना चाहिए। तो 8 के ऊपर मिक्सी और 14 के ऊपर क्या है? इम्यूनोग्लोबिन H लोकस है। अब क्या होता है? इस IgH लोकस का क्या हो रहा है? कॉन्स्टिट्यूटिव एक्सप्रेशन हो रहा है। ये लगातार क्या होता है? एक्सप्रेस होता रहता है। कॉन्स्टिट्यूटिव है। कैसा है? कॉन्स्टिट्यूटिव। और ये क्या है? यूक्रोमेटिन रीजन है। कैसा है? मतलब ये जेनेटिकली एक्टिव रीजन है। कैसा है? जेनेटिकली एक्टिव रीजन है। कॉन्स्टिट्यूटिव एक्सप्रेशन किसका हो रहा है? IgH का। कौन से क्रोमोसोम पे है? 14 क्रोमोसोम पे। अब देखो क्या होता है? क्या होगा? ट्रांसलोकेशन होगा। क्या होगा? ट्रांसलोकेशन। ट्रांसलोकेशन से क्या होता है? जो आपका ये मिक ओन्कोजीन है ये भी कैसा था नॉर्मल कंडीशन में? इनएक्टिव। ये यहाँ से ट्रांसलोकेट होकर कहाँ से? 8वें नंबर के क्रोमोसोम से ट्रांसलेट होकर कहाँ पे जाएगा? 14 नंबर के क्रोमोसोम पे आ जाएगा। ये 14 नंबर का क्रोमोसोम है। आ गया? तो इस 14 के पास में पहले क्या था? IgH, इम्यूनोग्लोबिन H लोकस था। और ये कॉन्स्टिट्यूटिव क्या हो रहा था? एक्सप्रेस हो रहा था। अब यहाँ पर और कौन ट्रांसलोकेट हो गया है? मिक्सी। कौन हो गया? मिक हो गया। तो मिक हो गया तो अब ये क्या हो जाएगा? एक्टिव। क्योंकि इसका क्या हो रहा है? कॉन्स्टिट्यूटिव एक्सप्रेशन हो रहा है। तो इसके साथ साथ में इसका भी क्या हो जाएगा? एक्सप्रेशन साथ साथ में होने लग जाएगी। तो क्या हो रहा है? देखो, ओवर एक्सप्रेशन ऑफ सी मिक्सी। तो सी मिक्सी तो क्या था? ओन्कोजीन था। क्या था? और ये ज्यादा एक्सप्रेस होगा तो कैंसर करेगा। या क्या करेगा? कैंसर। तो यदि ओवर एक्सप्रेशन हो जाएगा इसका सी मिक का तो सेल का प्रोलिफरेशन स्टिमुलेट हो जाएगा, जिससे कौन सा रोग हो जाएगा? सॉरी, कौन सा कैंसर हो जाएगा? बर्किट लिम्फोमा।
अब इसमें याद क्या रखना है, 8 और 14 याद रखना है। 8 के ऊपर तो क्या है, सीमिक, मिक है ना, सीमिक बोल दो, कुछ भी बोल दो, मिक्स ही बोल दो, कोई दिक्कत नहीं, याद होना चाहिए आपको क्वेश्चन से। सीमिक हो गया 8वें के अंदर, और 14 के ऊपर क्या है, IGH लोकस है, समझ आ गया क्या, उससे क्या हो जाएगा। और ये कैसा होता है, ये ट्रांसलोकेशन के द्वारा होता है, कैसा होता है, ट्रांसलोकेशन के द्वारा, समझ आ गया क्या बात आपको। ये होता है बर्किट लिम्फोमा। दूसरा आपका कौन सा है, क्रोनिक माइलोजेनस ल्यूकेमिया। इस टी का मतलब क्या होता है, ये ट्रांसलोकेशन होता है, क्या होता है, ट्रांसलोकेशन। ऐसे डी लिखा हुआ जाए तो उसका मतलब क्या है, डिलेशन, क्या है, डिलेशन, समझ आ गई क्या बात। मतलब कौन कौन सा क्रोमोसोम आएगा यहाँ पर, 9 और 22, बर्किट लिम्फोमा में 8 और 14। ये आपका क्रोमोसोम है कौन सा वाला, 9, और ये कौन सा है, 22। 9 के ऊपर क्या पाया जा रहा है आपका, ABL जीन, क्या पाया जा रहा है, ABL। ये भी क्या है, प्रोटॉन को जीन, और वैसे ही है इनएक्टिव। दूसरा कौन सा आपका सॉरी कौन सा है, 22 क्रोमोसोम, इसमें कौन सा है, BCR। तो याद आपको दो ही रखने हैं, एक तो 9 और 22, और ABL और BCR। तो 9 नंबर के क्रोमोसोम पे तो होता है ABL जीन, और 22 नंबर के क्रोमोसोम पे होता है BCR जीन। तो क्या होगा, ट्रांसलोकेशन होगा, क्या होगा, ट्रांसलोकेशन। तो BCR तो जीन है इसके पास में है ही, साथ साथ में कौन आ जाएगा, और ABL जीन, और ये क्या हो जाएगा, एक्टिव। और एक्टिव होने के बाद में क्या हो जाएगा, इस क्रोमोसोम को क्या नाम दिया है आपने, फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम, क्या नाम दिया है। तो ध्यान रखना, फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम में क्या क्या होता है, BCR और ABL रीजन होता है, क्या होता है, BCR और ABL। तो ये क्या होंगे, फिर वापस से एक्सप्रेस होंगे, और एक्सप्रेस होकर क्या हो जाएगा, क्रोनिक माइलोइड ल्यूकेमिया कैंसर हो जाएगा। याद क्या रखना है, कौन कौन सा क्रोमोसोम काम में आ रहा है, 9 और 22। 9 पे तो क्या है आपका ABL, और उस पे क्या है आपका 22 पे क्या है, BCR है। और ये किस प्रकार का होता है, ट्रांसलोकेशन टाइप का, कौन सा होता है, ट्रांसलोकेशन टाइप का, समझ में आ गई क्या बात। अगला वाला कैंसर कौन सा आपका, एक्यूट माइलोजेनस ल्यूकेमिया। अब देखो ये तो क्या है, क्रोनिक, और ये कौन सा है, एक्यूट। अब इसमें कैसे याद रखोगे, इसमें भी क्या होता है, ट्रांसलोकेशन। 8 नंबर क्रोमोसोम और 20 नंबर क्रोमोसोम, इतना याद रख लो, काफी हो जाएगा क्वेश्चन। अब ये कैसे याद रखोगे, देखो यहाँ पर क्या है, 9 और 22, इनमें एक कम कर दो, 8 हो जाएगा। 22 में एक कम करोगे तो 21। समझेगी, याद करने का तरीका समझ आ गया क्या बात। तो एक्यूट में, क्रोनिक में तो क्या आएगा, 9 और 22, और जो आपका एक्यूट है उसमें एक एक माइनस कर दो, तो 9 की जगह क्या हो जाएगा 8, और 20 की जगह क्या हो जाएगा 21। समझ में आ गई क्या बात, ये याद रखना है। इसमें भी क्या होता है, ट्रांसलोकेशन होता है, क्या होता है, ट्रांसलोकेशन। अब ये आपने सुना है क्या नाम, रेटिनोब्लास्टेमा, सुना है, 13Q। 13Q मतलब 13 नंबर क्रोमोसोम है, उसकी कौन सी आर्म की बात कर रहा है, ये क्यों मतलब है बड़े वाले आर्म की बात कर रहा है, उसमें क्या होगा, डिलेशन, क्या होगा, डिलेशन। तो रेटिनोब्लास्टोमा कैसा होता है, 13 नंबर का क्रोमोसोम है, उसकी बड़ी वाली आर्म में क्या हो जाता है, डिलेशन हो जाता है, तो रेटिनोब्लास्टोमा हो जाएगा। एक होता है आपका विम्स, विम्स ट्यूमर में क्या होता है, 11 नंबर का क्रोमोसोम है, उसके छोटी आर्म, शॉर्ट आर्म के अंदर क्या हो जाएगा, डिलेशन। तो ये दोनों किसके एग्जांपल है, डिलेशन के। तो डिलेशन में कौन कौन आएगा, एक तो रेटिनोब्लास्टोमा, क्रोमोसोम नंबर 13 का कौन सा वाला, क्यू आर्म, क्या हो जाएगी, डिलेट। विम्स ट्यूमर के अंदर क्या होगा, डिलेशन, क्रोमोसोम नंबर 11, कौन सी आर्म, पी आर्म, क्या होगा, डिलेशन। समझ में आ गई क्या बात। एक और है, कौन सा वाला, BCL2 जीन, कहां पाया जाता है, ये BCL2 प्रोटीन पढ़ लीजिए आपने, कौन सी प्रोटीन होती है, ये एंटी अपोप्टोटिक प्रोटीन होती है, मतलब अपोप्टोसिस नहीं होगा, तो अपोप्टोसिस नहीं होगा तो फिर क्या होगा, कैंसर होगा, क्या होगा, कैंसर। ये BCL2 जीन कहां पे जाता है, क्रोमोसोम नंबर 18 पर, और ये ट्रांसलोकेट कहां पे जाएगा, 14 पर, 18 14 18 14। तो BCL2 कहां पे मिलेगा, 18 पर, और ट्रांसलोकेट होकर कहां पे जाएगा आपके 14 पर। 14 पे क्या है, वही इम्यूनोग्लोबिन
एच लोकस है। तो ये BCl2 कहाँ पे चला जाएगा, इस IgH के पास में चला जाएगा। तो ये दोनों एक्सप्रेस होंगे, एक्सप्रेस होने के बाद में क्या होंगे, BCl2 का क्या हो जाएगा, एक्सप्रेशन बढ़ेगा, जिससे क्या होगा, ये रोग जिसका नाम क्या है, बी सेल लिम्फोमा। क्या नाम है, बी सेल लिम्फोमा। ये 5 आपको याद रखना। सबसे पहले बर्किट लिम्फोमा। बर्किट लिम्फोमा कौन कौन सा क्रोमोसोम, 88 और 14। 8 पे क्या है, मिक्सी है ना, सीमिक बोलते हैं, सीमिक है। और आपके 14 के ऊपर क्या है, IgH, IgH इम्यूनोग्लोबिन H लोकस है। समझ में आ गया। अब 8 से कहां पे जाएगा, ट्रांसलोकेट होकर कहां पे जाएगा, 14 पर। समझ में आ गया, कौन जाएगा, मिक्सी। समझ में आ गई ना। तो कभी कभी ऐसे बोल देता है कि IgH ट्रांसलोकेट होकर मिक्सी के पास चला गया। कौन ट्रांसलोकेट होने वाला है, मिक्सी। और कहां पे जाएगा, इम्यूनोग्लोबिन H के पास में जाएगा और बर्किट लिम्फोमा हो जाएगी। दूसरा कौन सा है आपका, क्रोनिक माइलोजेनिक आपका ल्यूकेमिया। क्रोनिक माइलोजेनस ल्यूकेमिया ये कहां पे होता है, 922। 9 पे क्या मिलेगा आपको, ABL। और 22 पे क्या मिलेगा आपको, आपका BCR रीजन मिलेगा। तो देखो BCR रीजन मिलेगा। अब इसमें क्या होगा, आपका ABL जीन कहां पे ट्रांसलोकेट होगा, BCR पर। और कौन सा रोग हो जाएगा आपके, क्रोनिक माइलोजेनस ल्यूकेमिया। तीसरा कौन सा है, एक्यूट। एक्यूट में एक कम कर दो, 9 की जगह कितने आएंगे, 8, और 22 के कितने आएंगे, 21। तो ये हो गया 9, 8 और 21। तो ये सब किसके एग्जांपल है, ट्रांसलोकेशन के। अब डिलीशन में कौन कौन आएगा, एक तो आपका रेटिनोब्लास्टोमा, क्रोमोसोम नंबर 13। और कौन से आम में, लॉन्ग आर्म के अंदर डिलीशन होगा। और एक कौन सा है, विम्स ट्यूमर, क्रोमोसोम नंबर 11, है ना। और कौन से आम में, शॉर्ट आर्म के अंदर। तो डिलीशन के एग्जांपल है। और एक BCl2, ये 18 और 14। तो 18 पे आपका BCl2 और 14 पे आपका क्या है, IgH। तो ये आपका क्रोमोसोम नंबर 18 के ऊपर पाया जाने वाला BCl2 ट्रांसलोकेट होकर कहां पे जाएगा, क्रोमोसोम नंबर 14 के IgH लोकेज के पास में आ जाएगा। तो ये भी जो ट्रांसलोकेट ही है। और क्या होगा, बी सेल का लिम्फोमा हो जाएगा। समझ में आ गई क्या। तो इनसे भी कैंसर हो सकता है, क्रोमोसोमल ट्रांसलोकेशन से। समझ में आ गई क्या बात। अब क्या है, वायरस। देखो नाम पढ़ो, देखिए देखो, ऐसे वायरस जो क्या कर सकते हैं, कैंसर, उनको पढ़ रहे हैं। सबसे पहला वायरस का नाम क्या है, HPV, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस। ये जो वायरस है वो क्या एक्सप्रेस करता है, E6 प्रोटीन को। किसको एक्टिवेट करता है, E6 प्रोटीन को क्या करता है, एक्टिवेट करेगा। और क्या करवाता है ये, E6 प्रोटीन क्या करेगी, ये क्या करती है, प्रमोट करती है किसको, P53 के डिग्रेडेशन को। किसके द्वारा, पॉलीयूबिक्यूटिनेशन। ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आया हुआ है यहां से। ह्यूमन पेपिलोमा वायरस, ये वायरस क्या करता है, एक्सप्रेस करेगा किसको, E6 प्रोटीन को। तो ये E6 प्रोटीन तो क्या करवाती है, P53 का क्या करवा देती है, डिग्रेडेशन। इसको P53 के डिग्रेडेशन को क्या करेगी, ये प्रमोट करती है, जिससे आपका P53 क्या हो जाएगा, यूबिक्यूटिन के द्वारा क्या हो जाएगा, डिग्रेड हो जाएगा। समझ में आ गई क्या बात। तो E6 तो क्या करवाती है बताओ, P53 के ऊपर काम करती है, और यूबिक्यूटिन के द्वारा क्या करवा देगी, डिग्रेडेशन करवा देगी।
एक प्रोटीन और है जिसका नाम क्या है, E7। क्या नाम है, E7। और ये किसको इनहिबिट करती है, इन दोनों के बारे में याद रखना। तो E6 नाम आ जाए तो P53 का यूबिकिटिन के द्वारा डिग्रेडेशन, और E7 नाम आ जाए तो आपके रेटिनोब्लास्टोमा को क्या करती है, ये इनहिबिट करती है। दोनों बात समझ आएगी क्या। तो E6 पे तो कौन काम, E6 कहाँ पे काम करता है, P53 के डिग्रेडेशन में, और E7 इनहिबिट किसको करता है, RB को। समझ में आ गया, जिससे क्या हो जाएगा, सर्वाइकल कैंसर हो जाएगा। दूसरा कौन सा वायरस है, मर्केल सेल पोलीमा वायरस। ये वायरस क्या काम करता है, ये देखो, ये यहां से भी क्वेश्चन आया हुआ है। लार्ज टी एंटीजन किसको एक्सप्रेस करता है, ये लार्ज टी एंटीजन को एक्सप्रेस करता है। और जब ये लार्ज टी एंटीजन को एक्सप्रेस करता है तो ये किसको अफेक्ट करते हैं, P53 को और रेटिनोब्लास्टोमा को। क्यों करते हैं ये सॉरी, ये इनको क्यों करते हैं, क्योंकि ट्यूमर सप्रेसर है। क्या है ये, तो ट्यूमर को सप्रेस करवाएंगे ये, तो इनको तो क्या करना पड़ेगा, या तो इनएक्टिवेट करवाओ या डिग्रेड करवाओ, कुछ तो करवाना ही पड़ेगा, तभी तो क्या होगा, कैंसर होगा। क्योंकि ये तो क्या करवाता है, अपोप्टोसिस करवाता है, और ये सेल प्रोलिफरेशन को इनहिबिट करता है। तो अपन को क्या करवाना है, अपोप्टोसिस नहीं करवाना है, तभी तो कैंसर होगा। और सेल का प्रोलिफरेशन भी करवाना है, तो ये तो रोकता है और ये अपोप्टोसिस करवाता है। दोनों को क्या करवाना पड़ेगा अपन को, या तो इनएक्टिव करवाना पड़ेगा या फिर डिग्रेड करवाना, या फिर इनका लॉस ऑफ फंक्शन करवाना पड़ेगा। समझ आया कि नहीं आया। इसलिए ये वायरस क्या काम करते हैं, कैंसर कैसे फैलाते हैं, तो ये HPV तो क्या काम करता है, E6 प्रोटीन के द्वारा P53 को डिग्रेड करवा देगा, और E7 के द्वारा RB को क्या कर देगा, इनहिबिट कर देगा। तो दोनों ही काम नहीं करेंगे तो फिर 100% कैंसर हो जाएगा, क्योंकि दोनों कैसे हैं, ट्यूमर सप्रेसर जीन है आपके। दूसरा आपका मर्केल सेल पोलीमा वायरस, ये किसको एक्सप्रेस करता है, लार्ज टी एंटीजन को। और ये लार्ज टी एंटीजन क्या करते हैं, P53 को और RB को क्या कर देंगे, अफेक्ट कर देंगे। क्या कर देंगे, अफेक्ट कर देंगे। और फिर ये क्या हो जाएगा, आपके मर्केल सेल कार्सिनोमा हो जाएगा, क्योंकि ये अफेक्ट हो गए ना, ये काम नहीं कर पाएंगे फिर, है ना। तो ट्यूमर सप्रेसर जीन काम नहीं करेंगे तो फिर कैंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कैंसर हो जाएगा। अब ऐसे अपन क्या देख रहे हैं, वायरस, RNA वायरस। कौन से वायरस, RNA वायरस। इनके अंदर तो क्या था, कंटेन कैसा था, जीनोम का DNA वाला था। अब कौन सा आएगा, RNA कंटेन आएगा। ऐसे वायरस जिनके अंदर जीनोम का कंटेन कैसा हो, RNA वाला, जैसे कि HTLV ह्यूमन टी लिम्फोट्रोपिक वायरस। ये क्या काम करता है, ये क्या काम करवाता है, ये तो पढ़ लिया आपने। ये HTLV क्या करवाता है, आपका टी सेल का ल्यूकेमिया करवाता है। क्या करवाता है, टी सेल का ल्यूकेमिया करवाएगा। कल वाली स्लाइड में पढ़ा था ना अपन ने। एक और नाम, जिसका नाम क्या है, राउस सारकोमा वायरस, है ना, राउस सारकोमा वायरस। इसके पास में क्या होता है, कंटेन, ये क्या कंटेन रखता है, CSRC ऑन्कोजीन। क्या रखता है ये अपने पास में, CSRC ऑन्कोजीन, जिससे क्या हो जाएगा, सारकोमा। क्या हो जाएगा, सारकोमा किस में होता है, मसल्स और कनेक्टिव टिश्यू और बोन्स में, लेकिन अपने के अंदर नहीं होगा। किस में होता है, ये बर्ड्स के अंदर होता है। किस में होता है, बर्ड्स के अंदर। ये कैंसर किस में देखने को मिलता है आपको, राउस सारकोमा वायरस, बर्ड्स के अंदर, क्योंकि उनके पास में कौन सा जीन है, CSRC। और ये कैसा है, ऑन्कोजीन है ये तो ओवर एक्सप्रेशन होते क्या हो जाएगा, कैंसर हो जाएगा। कौन सा वाला, सारकोमा। तो ये नाम किससे जुड़ा हुआ है पता है क्या आपको, राउस सारकोमा वायरस। ये किससे जुड़ा होता है, ये बर्ड से जुड़ा होता है। तो ये स्लाइड समझ में आ गई क्या, समझ में आ गई। क्या क्या बताया, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस में E6 तो P53 के ऊपर काम करती है, और E7 RB के ऊपर काम करती है। दूसरी कौन सी है, मर्केल से पोलीमा वायरस। ये क्या एक्सप्रेस करेगा, लार्ज टी एंटीजन, जिससे किसको अफेक्ट किया जाएगा, P53 और RB को, जिससे भी क्या हो जाएगा, कैंसर हो जाएगा। अगला वाला है कौन सा, जिनके पास में जीनोम कैसा हो, RNA कंटेनिंग हो, HTLV ह्यूमन टी लिम्फोट्रोपिक वायरस। और ये क्या करता है, आपके टी सेल के ल्यूकेमिया करता है। अगला वाला कौन सा है, राउस सारकोमा
वायरस। और ये क्या काम करता है? सार्कोमा करता है। किसके अंदर? बर्ड्स के अंदर। क्यों? क्योंकि इसके पास में कौन सा उनको जीन है? CSRC। बोलो, बात समझ में आ गई क्या आपको? कंफ्यूजन नहीं है ना? अब ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर,